यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज करने वाले हैं एएस 19। ठीक है, एएस 19 का यहाँ नोट्स भी है अपने पास बढ़िया सा। ठीक, हैंड रिटेन नोट्स कोशिश करना अगर आप लिख पाओ तो और बढ़िया, नहीं तो जितना मटेरियल हो पाता है मैं तो आपको प्रोवाइड करता ही हूँ। लीज लीज की अकाउंटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एज यूजुअल कवरेज लिख ले। कवरेज में लीज का डेफिनेशन क्या है ये देखेंगे। दूसरा, टाइप्स ऑफ लीज। इसमें होता है एक ऑपरेटिंग लीज और दूसरा होता है फाइनेंशियल लीज। बताओ, थर्ड में इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज। यस, हमें बताता है कुछ इंडिकेटर्स कि अगर ये हुए तो आप मान लेना कि फाइनेंशियल लीज है। ठीक, इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज। चौथा में है अकाउंटिंग लीज की। अकाउंटिंग ऑफ लीज, बुक्स ऑफ अकाउंट में लीज की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। लीज दो टाइप का है ना, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, तो अकाउंटिंग भी दोनों का अलग है। ऑपरेटिंग लीज का देखेंगे अकाउंटिंग कैसे होता है, और दूसरा फाइनेंशियल लीज। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है सेल्स एंड लीज बैक। ठीक, और लास्ट टॉपिक है जो आप स्कैन करके भी समझ सकते हैं, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सॉरी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। लीज से रिगार्डिंग हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है। करेक्ट, ये है अपना टॉपिक जिसमें अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लीज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर 10 बार इससे क्वेश्चन आया होगा लीज टॉपिक से, तो 9 बार अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लीज से क्वेश्चन आया होगा। ठीक, अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल लीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फटाफट से आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं एएस को। इस एएस को करने में, क्योंकि ये एएस थोड़ा बड़ा है, 2 क्लासेस लगेगा। ठीक है, 2 क्लासेस। इसके बाद का जो एएस कराऊंगा वो एक क्लास में होने वाला टाइप का कराऊंगा, कोई ऐसा एएस जो एक क्लास में हो जाए। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली एएस 9 या एएस 10 करेंगे अगला 19 के बाद। ठीक है, आओ फटाफट से स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, लीज होता क्या है। मीनिंग ऑफ लीज, मान लेते हैं ये है मिस्टर ए। ये है मिस्टर ए जो ऑनर है एक एसेट का। मिस्टर ए के पास एक एसेट है जिसका ये ऑनर है। ये है मिस्टर बी जिन्हें वो एसेट चाहिए यूज करने के लिए, तो इनको बोल दो यूजर ऑफ एसेट। मिस्टर बी को एसेट चाहिए यूज के लिए।
ठीक, मिस्टर ए के पास वो एसेट है, ऑनर है एसेट का, करेक्ट। क्या ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट कर सकते हैं? ए बोलेगा कि मैं आपको ये एसेट अपना यूज करने का राइट देता हूं। ए विल कन्वे राइट टू यूज। एसेट नहीं दे दिया है पूरा ऑनरशिप, क्या दिया है? अधिकार दिया है, सिर्फ राइट टू यूज, कि भाई ये लो मेरा एसेट यूज करो, बदले में आप मुझे पेमेंट देना उसके। और बी क्या करेगा? मैक्स पीरियोडिक पेमेंट। कोई भी बंदा अपना एसेट फ्री में यूज करने के लिए आपको नहीं देगा, स्वाभाविक सी बात है। आप आज किसी टेनेंट, आप किसी लैंडलॉर्ड के घर में रह रहे हो, ठीक बहुत बच्चे रेंट पे रहते हैं। आप जो रेंट पे रहते हो, कोई अपना घर ऐसे ही यूज करने के लिए तो नहीं दे रहा, बदले में क्या ले रहा है? रेंट। ठीक, तो मैक्स पीरियोडिक पेमेंट। और ये जो एग्रीमेंट है कि आप मेरा एसेट यूज करना, बदले में मुझे पेमेंट देते रहना, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये तो ये दोनों मिलकर तय करते हैं कितने साल के लिए मैं अपना एसेट दे रहा हूं। ठीक, इसी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को, यही कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को दोनों ने किया ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को लीज बोलते हैं। लीज कुछ नहीं है, दो लोगों के बीच में होने वाली एक एग्रीमेंट है। पहला इंसान जो ऑनर है ना एसेट का, इसको बोलते हैं लेसर। लेसर का मतलब जो लीज पे अपना एसेट दे रहा है। जो यूजर है ना एसेट का, जिसको एसेट चाहिए, इसको बोलते हैं लेसी। और ये जो एग्रीमेंट है ना जो दोनों कर रहे हैं कि मैं अपना एसेट यूज करने को आपको दे रहा हूं, राइट, आप बदले में उसके पेमेंट देते रहना हर एक महीने या हर एक क्वार्टर, जो भी एग्रीमेंट हो इतने सालों के लिए। ठीक, इस एग्रीमेंट को बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। ठीक, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखोगे? लीज इज अ एग्रीमेंट, या फिर लिखो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन लेसर। लेसर कौन है बताओ फटाफट से? सर लेसर ऑनर है एसेट का। लेसर हु इज ऑनर ऑफ एसेट, हु इज ऑनर ऑफ एसेट एंड लेसी। लेसी कौन है? यूजर ऑफ एसेट। लीज क्या है? एग्रीमेंट है एसेट के ऑनर के बीच में और यूजर के बीच में। ठीक, बहुत लोग आज के डेट में तो देखो एसी वगैरह भी रेंट पे मिलता है, आप एग्रीमेंट कर लो, बोलो 4 महीने के लिए रेंट पे लोग लेके आते हैं। जो स्टूडेंट है वो बार बार खरीदेंगे थोड़ी ना, अलग अलग जगह पे शिफ्ट होते हैं तो। ठीक, तो हम बहुत सारे ऐसे एसेट है जो रेंट पे लेके आते हैं, बदले में उसके लिए रेंट पेमेंट करते रहते हैं। ठीक इसी एग्रीमेंट को लीज बोलते हैं। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन लेसर एंड लेसी, वेयर वेयर जहां पे लेसर क्या देता है? राइट टू यूज, ले जाओ भाई यूज करो, यूज करने का अधिकार दिया, बदले में क्या मिलता है? पीरियोडिक पेमेंट। फ्री में तो देगा नहीं। ठीक है, वेयर लेसर कन्वे टू लेसी क्या? राइट टू यूज एसेट इन रिटर्न ऑफ, इन रिटर्न ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। पीरियोडिक पेमेंट बदले में क्या मिलेगा? पीरियोडिक पेमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टाइम, ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये ही डेफिनेशन है लीज का। आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, समझने पे जोर ज्यादा दो, और लिखोगे तो बहुत बढ़िया, डेफिनेशन बहुत प्यारे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था लीज। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लीज। टाइप्स ऑफ लीज,
लीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल लीज और दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, हमारा जो बुक है, जो एएस है, वो फाइनेंशियल लीज को तो डिफाइन करता है कि ये भैया फाइनेंशियल लीज है, और ऑपरेटिंग लीज के डेफिनेशन में कहता है जो फाइनेंशियल लीज नहीं है ना, बचा वो सारा ऑपरेटिंग लीज है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि फाइनेंशियल लीज ये अगर है तो फाइनेंशियल है, नहीं है कोई फाइनेंशियल तो दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग लीज, बचा हुआ सारे ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज का क्या डेफिनेशन है, सुनना, अब धीरे धीरे डेप्थ में जा रहे हैं। इट इज अ लीज इन विच, या विच ट्रांसफर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन, डेफिनेशन तो ना भी लिखा हो तो चलेगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं विच substantially transfer risks and reward। ठीक है, ये कैसा लीज है जो सब्सटेंशियली क्या ट्रांसफर करता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। यानी कि फाइनेंशियल लीज में दो पार्टी थे ना, एक था लेसर, एक था लेसर और दूसरा था लेसी। सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, डेफिनेशन लिखा हुआ है, बार बार बोल रहा हूं, ये देखो डेफिनेशन एज इट इज लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुनने पे ज्यादा ध्यान दो, समझने पे ज्यादा ध्यान दो। फाइनेंशियल लीज उसे बोलेंगे जहां सिर्फ राइट टू यूज नहीं दिया है, जो एसेट है ना उसकी ऑनरशिप का रिस्क एंड रिवॉर्ड, इंसिडेंटल टू ऑनरशिप लिख सकते हो, जो ऑनरशिप से जुड़ा है। ऑनरशिप साथ ही में एसेट तो दे रहा है यूज करने का, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास चला गया, लेसी के पास। ये बियर करता है रिस्क और कोई रिवॉर्ड हो एसेट का तो इसी को मिलता है। ठीक, अभी डिकोड करेंगे इस डेफिनेशन को, कहना क्या चाह रहा है। ऑपरेटिंग लीज में क्या लिखता है, लीज अदर देन फाइनेंस लीज, लीज अदर देन फाइनेंस लीज, अदर देन फाइनेंस लीज। जो फाइनेंस लीज नहीं है वो ऑपरेटिंग लीज है। कहने का मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसमें ट्रांसफर हो रहा है वो तो फाइनेंस लीज है, उसके अलावा यानी कि जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ना होता हो, वो तो मैं अप्रोप्रिएट डेफिनेशन लिख रहा हूं क्योंकि एएस में यही डेफिनेशन है, और हमारा काम है कि थोड़ा बहुत एएस की लैंग्वेज को पकड़ के चले। पर समझने के लिए क्या है कि भाई इस केस में रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, अगर होता रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर तब तो ये फाइनेंस लीज के डेफिनेशन में आ जाता। ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लिख दिया है क्या मैंने, फाइनेंस लीज कर लो, फाइनेंस लीज, यहाँ पे भी फाइनेंस लीज होगा, डोंट वरी, ये छोटा मोटा चीज है ना, इसको ठीक कर लिया करो। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज कैसा है, कहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता, जैसे कि टेम्पोररी रेंटिंग ऑफ एसेट, देखते रहना ध्यान से। टेम्पोररी रेंटिंग ऑफ एसेट, जैसे कि ऑपरेटिंग लीज का एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास एक फ्लैट है, करेक्ट, मैं बच्चों को देता हूं 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट पे। पता है आपको नॉर्मल जो रेंट एग्रीमेंट है वो 11 मंथ का होता है, या फिर मेरे पास कोई एसेट है, मान लो एसी है, वो भाड़े पे देता हूँ गर्मियों में। ठीक, एक सर्टेन पीरियड के लिए दे रहा हूँ, वो क्या करेंगे, एसेट को यूज करेंगे, मेरे को देते रहेंगे पेमेंट, अंत में मुझे मेरा एसेट मिल जाएगा। करेक्ट, ये क्या है, ऑपरेटिंग लीज का एग्जांपल है। मालिक मैं ही, लेसर ही मालिक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मेरा। ठीक, बस मैंने यूज करने के लिए दिया है। ये यूजुअली वहीं पे होता है जहां पे टेम्पोररी रेंटिंग है एसेट का, एसेट पूरी लाइफ टाइम के लिए किसी को रेंट पे नहीं दे रखा है,
देखना ऑपरेटिंग लीज के केस में ना लेसी चेंज होते रहता है, एक ही एसेट को हम बार बार अलग अलग लेसी को दे रहे होते हैं ठीक। लेकिन फाइनेंशियल लीज के केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है। देखना कैसा होता है इसका एग्जांपल। मान लो मैं हूं मिस्टर ए, मेरे पास फंड तो पड़ा है, फंड पड़ा है, ये है मिस्टर बी, इसके लिए इसको अपने प्रोडक्शन के लिए एक एसेट खरीदना है, पैसे नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि मैं वो एसेट खरीद लेता हूं, तुम मेरे से ले लो। मैं वो एसेट खरीद देता हूं, तुम मेरे से खरीदवा लो, बदले में पेमेंट देते रहना मुझे। अब मान लो 10 लाख का एसेट था तो मैंने खरीद दिया, और मैंने बोला अगले 15 ईयर्स तक, ठीक, अगले 15 ईयर्स तक आप मुझे 1 लाख रुपीज पेमेंट करते रहना। 15 ईयर्स एसेट की लाइफ थी। मैंने बोला एसेट मैं खरीद देता हूं, 10 लाख आज लग रहे हैं, पर मैं फ्री में थोड़ी ना दूंगा। आप क्या करना, 1-1 लाख मुझे 15 साल तक देते रहना। यहां पे देखो, क्या एसेट, ये जो है मिस्टर ए, ये एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड अपने पास रखा है? नहीं रखा है। एसेट तो बस इसने क्या किया है, अगर प्राइमा फेसिया देखा जाए तो देख के क्या लग रहा है, सिर्फ एसेट को फाइनेंस किया है। इसका मकसद एसेट का मालिक बनना नहीं था। एक्चुअल में रजिस्टर्ड ऑनर तो यही होगा। कोई इसके नाम पे एसेट खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, तो ये पेमेंट ही नहीं देगा। नाम पे, रजिस्टर्ड नाम पे किसके रहता है? ए के ही। पर ए का मकसद यहाँ पे क्या था? लीज रेंटल कमाना। ए का मकसद था अपने पैसों पे रिटर्न कमाना। ए ने एसेट रखी नहीं अपने पास एसेट से ज्यादा मतलब नहीं होता फाइनेंशियल लीज में, लीज रेंटल से मतलब होता है। फाइनेंशियल लीज देखोगे ना ध्यान से तो एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट की तरह लगता है कि एक बंदा है जिसके पास पैसा है, किसी और के लिए एसेट फाइनेंस कर दिया, बीच में रिटर्न कमाया, ठीक। ये एसेट इसको मिल गया, पूरी लाइफ के लिए ले लिया, बदले में एसेट का इंस्टॉलमेंट भर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे 10 लाख का लोन का एसेट ये फाइनेंस कराया, बदले में लोन इंस्टॉलमेंट भर रहा है बोलो फटाफट से। बिल्कुल है, सही है। तो फाइनेंस लीज क्या लगता है? अब कल को देखो, मान लो एसेट में कोई डैमेज हो जाती है, क्यों बोल रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। कल को मान लो एसेट में बी यूज करे, कोई डैमेज हो जाता है, कौन ठीक कराएगा बोलो फटाफट से, कौन ठीक कराएगा? बी ठीक कराएगा। अरे मेरा तो काम था एसेट को फाइनेंस करना, कर दिया फाइनेंस, पेमेंट देते रहो, यूज आप करो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आप करोगे। कल को टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एसेट यूजलेस हो गया, आपका नुकसान। मुझे तो आप पेमेंट करोगे 15 साल तक 1 लाख 1 लाख। तो रिस्क जो है एसेट से रिलेटेड वो बी बियर कर रहा है, रिवॉर्ड है वो बी बियर कर रहा है। लेसर को एसेट से मतलब नहीं होता, सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। लेसर को लीज रेंटल से ज्यादा मतलब होता है फाइनेंस लीज के केस में। पर ऑपरेटिंग लीज के केस में ऐसा नहीं है। हम टेम्पोररी किसी को रेंट पे अपना एसेट देते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए, तो ये तो जो लीज रेंट है ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, एसेट हम ठीक कंडीशन में देते हैं, ठीक करा के। कोई दिक्कत है एसेट में, रिपेयर में, कोई मेरे से रेंट पे कोई सामान लिया है, कल कोई सामान में दिक्कत हो तो मुझे ही ठीक करानी होगी ना। तो ये लेसर ही मालिक है, मालिक तो इसमें भी लेसर है। क्यों सर? बी के नाम पे तो ए एसेट खरीदेगा ही नहीं। अगर ए ने बी के नाम पे एसेट खरीद दिया तो बी क्यों पेमेंट करेगा जब वो खुद मालिक हो गया? तो दोनों ही केस में रजिस्टर्ड मालिक क्या होता है? लेसर ही होता है। लेकिन फर्क क्या है? फाइनेंस लीज के केस में ध्यान देना, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब ये रियल लाइफ में देखोगे तो फाइनेंस लीज के केस में ये फाइनेंसिंग एग्रीमेंट की तरह है, जहां पे लेसर को अपने पैसों पे रिटर्न से मतलब होता है, लीज रेंटल से मतलब होता है। एसेट ले गया भाई, तू जाना बेसेट का, मजे से चलाओ एसेट, कमाओ, कोई नुकसान है एसेट का तो भरो, एसेट से रिलेटेड यूज करने का कोई टैक्स है तो पे करो, कोई रिपेयर मेंटेनेंस है आप कराओ। पर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे अगर मैं अपनी कोई एसेट दे रहा हूं, उससे रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग है तो वो मैं ही भरूंगा। कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराना था तो देने से पहले मैं ही कराऊंगा, या ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर कुछ कराना होगा तो मैं ही कराऊंगा। ये है ऑपरेटिंग लीज, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड ऑनर लेसर का ही होता है। ये जनरली टेम्पोररी रेंटिंग के केस में देखने को मिलेगी। समझ में आपको?
तो यही लिखा है। लीज कितने टाइप के होते हैं, बोलो फटाफट से। सर लीज होते हैं दो टाइप के, एक फाइनेंस लीज, जिसका मूल जो मेन निचोड़ है वो क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका, तो सर रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी का। ठीक। फाइनेंस लीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी एसेट को फाइनेंस करवा देते हैं, यही फाइनेंस लीज के तहत, जहां पे ऑनरशिप वो रखते हैं। भाई साहब मैं किसी को एसेट फाइनेंस करूं, है ना, पूरी ऑनरशिप उसको दे दूं, तो मेरा पैसा लौटाएगा क्यों, नहीं लौटाएगा ना। तो एसेट का नाम किसका रहता है, यूजुअली लेसर का ही। पर एसेट पूरी लाइफ टाइम यूज कौन करता है, लेसी। अब यूज वो कर रहा है तो रिपेयर मेंटेनेंस भी वही कराएगा, है ना। कोई ऑब्लिगेशन है वही भरेगा उस एसेट का। एसेट के में कुछ चेंजेस कराने हैं, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया जिससे एसेट आउटडेटेड हो जाए, सारा नुकसान उसका। क्यों, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, मुझे बस मतलब है मेरा जो पैसा फंसा है और जो वो लीज रेंटल देने वाला है उससे। दूसरा होता है ऑपरेटिंग लीज। क्या डेफिनेशन है इसका, तो एएस डिफाइन करता है लीज अदर देन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज को छोड़ दिया जाए फाइनेंस लीज क्या, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको छोड़ दिया जाए का मतलब इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता। रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका, बताओ फटाफट से, लेसर का। तो इसीलिए ऑपरेटिंग लीज के केस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेसर ही करा रहा होता है। कोई टैक्स वगैरह एसेट को यूज करने में भरना है, लेसर ही भरता है। टेक्नोलॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई, आउटडेटेड हो गया, ठीक कराना है, बेचना पड़ गया, सारा लेसर का सरदर्दी। लेसी क्या करता है, भाई एसेट यूज करने के लिए दे रहा हो, बदले में रेंट दे रहा हूं मुझे एसेट चाहिए एकदम कंडीशन में। मैं किसी से रेंट पे कोई चीज लूंगा तो एसेट तो मुझे कंडीशन में चाहिए ना, और बदले में रेंट दूंगा तो चीज भी मुझे ठीक चाहिए, है कि नहीं। तो वो है ऑपरेटिंग लीज। समझ रहे हो, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज का ये था डेफिनेशन। अब आते हैं इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज। इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंस लीज, एक और लाइन मैंने बोला, जो मैंने बोला आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, क्या, ऑपरेटिंग लीज में ऑपरेटिंग लीज में ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग लीज में हमें अपनी एसेट से भी मतलब होता है। किसी को दिया है रेंट पे तो हम क्या एसेट को ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल देते हैं। हमें सिर्फ हाँ रेंटल इनकम आना चाहिए, लेकिन वी केयर अबाउट एसेट ऑल्सो। ये एस में नहीं लिखा है, एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ रियल प्रैक्टिकल से। पर ये जो फाइनेंस लीज है ना, इसमें एसेट से मुझे क्या मतलब, मैंने तो फाइनेंस कर दिया, भले ही मालिक मैं हूं, क्योंकि पैसा मैं लगाऊं तो मैं अपने ही नाम पे रखूंगा ना। पर भाई साहब हमारा एग्रीमेंट कैसा है कि एसेट मैंने आपको खरीद के दे दिया, आप चलाओ, कुछ भी एसेट को आप देखो, क्योंकि आप यूज करने वाले हो आगे। ठीक। तो इसमें इससे पैसों से मतलब है अपना लीज रेंटल से, प्राइमरी फोकस क्या होता है, लीज रेंटल। इसमें लीज रेंटल के साथ साथ एसेट का कंडीशन भी फोकस होता है, समझ रहे हो रिक्स रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब क्या है, कल को एसेट में रिपेयर मेंटेनेंस करानी पड़ी, कल को एसेट मान लो आउटडेटेड हो गया, वो टेक्नोलॉजी बंद हो गई, अब यूज नहीं कर सकते, कल को एसेट से रिलेटेड कुछ टैक्स पेमेंट करनी पड़ गई यूज करने के लिए, ये सारी चीजें कौन बियर करेगा फाइनेंस लीज में, भाई मेरा सिरदर्दी नहीं है, मैंने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, रिवॉर्ड ट्रांसफर का मतलब है, मान लो एसेट तो मैंने करा दिया, कल को एसेट की बड़ी दाम एप्रिसिएट हो गई, एसेट रेयर हो गया फॉरेन से इंपोर्ट होके आता था, अब इंपोर्ट पे बैन लग गया, वो एसेट रेयर हो गया, पूरी डिमांड में है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उससे ले लूंगा कि भाई दो, अब मुझे किसी और को रेंट पे देना है। ठीक, उसकी बेनिफिट भी उसी को मिलेगा। ठीक। तो कहने का मतलब एसेट से रिलेटेड जो ऑनरशिप का रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो लेसी के पास चला जाता है। देखने में आपको दिखेगा कि लेसर ही ऑनर दिख रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर रियल में देखोगे ना तो ये बस एक फाइनेंसिंग एग्रीमेंट है। रियल में देखोगे तो सारा चीज तो लेसी ही कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे लोन पे एसेट करवा लिया हो और बदले में लोन का इंस्टॉलमेंट भर रहा हो एज ए लीज रेंटल। चलो ठीक है। इंडिकेटर्स,
5 इंडिकेटर्स है, 5 इंडिकेटर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि लीज क्या है, फाइनेंस लीज। अगर इनमें से कोई सा भी कंडीशन दिखता है आपको किसी लीज एग्रीमेंट में, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो फाइनेंस लीज है। ठीक। ऑपरेटिंग लीज का ऐसा क्यों नहीं इंडिकेटर है? सर फाइनेंस लीज हमें पहचानना है, जो फाइनेंस नहीं है वो सारा ऑपरेटिंग है। अगर दो लीज है, एक ऑपरेटिंग और फाइनेंस, फाइनेंस लीज का हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, और मैं ये बोल रहा हूं जो फाइनेंस लीज नहीं होता है ना, सारा ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज मीन्स लीज अदर देन फाइनेंस लीज। तो ध्यान ही नहीं देना ज्यादा ऑपरेटिंग लीज पे, हमें पकड़ना है फाइनेंस लीज है कि नहीं। ठीक, पहला इंडिकेटर। अच्छा, ये 5 तो है मेन इंडिकेटर। इसके साथ इंस्टीट्यूट की बुक देखोगे तो 3 सजेस्टिव इंडिकेटर भी दे रखा है। इसका मतलब मेन इंडिकेटर का मतलब होता है अगर ये में से कोई भी चीज है तब तो फाइनेंस लीज हो गया। पर सजेस्टिव इंडिकेटर का मतलब है कि यस ये कहता है कि इनसे भी आपको फाइनेंस लीज जैसा महसूस होगा। ये सजेस्टिव है, कोई कंक्लूसिव नहीं है। ये होने के बावजूद फाइनेंस लीज नहीं भी हो सकता है। ये होने के बावजूद आपको देखना चाहिए क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो ये सजेस्टिव है, बस सजेस्ट कर रहा है कि ये देखने पे भी फाइनेंस लीज का आइडिया लग सकता है, बोलते हैं ना, ये आइडिया लगा रहा है बस आपको। पर ये जो 5 इंडिकेटर है ये डिटर्मिनिस्टिक इंडिकेटर है, ये तय करते हैं अगर इनमें से कोई एक कंडीशन मीट हुआ तो ठोक के आप बोल सकते हो कि ये लीज फाइनेंस लीज है। पहला इंडिकेटर क्या है? Ownership of the asset is transferred at the end of lease period. Ownership of asset is transferred at end of lease period. हमने ऐसा एग्रीमेंट बनाया कि अंत में ना आप ले जाओ एसेट, मान लो 10 साल के लिए मैंने लीज पे दिया है, अंत में आप इसके ऑनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, जो लीज रेंटल है और जितनी पेमेंट देनी है वो तो पेमेंट देनी है, प्लस साथ में एक एग्रीमेंट क्या है कि ऑनरशिप अंत में ट्रांसफर हो जाएगी। छोटा मोटा पेमेंट और देना होता है, बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, अभी मैंने वो नहीं पढ़ाया आपको कि लेसी कितना पेमेंट देता है लेसर को। ठीक, ये टॉपिक आएगा थोड़ी देर में, पर इतना समझो अभी जितना है कि ऑनरशिप ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। अब देखो टेम्पोररी किसी को एसेट दोगे तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफर का एग्रीमेंट होता है, नहीं होता। कब होता है? एसेट, लगभग एसेट की लाइफ बराबर दे दिया आपने। कोई गाड़ी है 15 ईयर्स लाइफ है, ठीक। मैंने लेके किसी को 15 ईयर्स के लिए दे दिया कि लो भाई ओला उबर पे चढ़ाओ, आपको गाड़ी चाहिए था ना, मैं पैसे लगा के फाइनेंस कर देता हूँ, मैं पैसे लगा के खरीद के आपको देता हूँ, बदले में आपको मुझे लीज रेंटल देते रहना है 15 सालों तक। और हमने एग्रीमेंट किया कि 15 साल बाद ना हो तो, वैसे तो आप बोलोगे कि 15 साल बाद गाड़ी अलाउड ही नहीं है चलाना, ये इसकी लाइफ है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया बस, ठीक है। क्या है? 15 ईयर्स बाद गाड़ी में आपके नाम पे कर दूंगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? ये इंडिकेशन है कि फाइनेंस लीज है। ऐसा एग्रीमेंट का ऑप्शन जहां पे ऑनरशिप ट्रांसफर होने वाला है लीज पीरियड के एंड में, ये फाइनेंस लीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, ठीक। लीज ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ द एसेट टू लेसी बाय एंड ऑफ लीज पीरियड, ये पहला था। दूसरा और चौथा 2 मिनट बाद अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल है, इसमें एक आध चीज और पढ़ानी है। पहले थर्ड चीज पे आ जाओ। 5 इंडिकेटर में से मैंने बोला दूसरा और चौथा इंडिकेटर थोड़ा टेक्निकल है, उसमें कुछ कुछ और भी टर्म्स पढ़ाने हैं, तो जो सिंपल है पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं। अगला है लीज टर्म कवर्स मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट
लीज टर्म क्या है, कितने साल के लिए लीज दे रहे हैं? मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है, पहले ये इंस्टीट्यूट की बुक में एक्सप्लेन नहीं था, हम पढ़ाते वक्त पढ़ाते थे, अब इंस्टीट्यूट ने भी एक्सप्लेन कर दिया है इस बात को। देखो, एक होता है यूजफुल लाइफ, कितने साल एसेट को यूज में रख सकते हैं। एक होता है इकोनॉमिक लाइफ, इस इसका मतलब कितने साल उस एसेट को यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट किया जा सकता है। मान लो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, तो कितने साल एसेट प्रोडक्शन करके देगा इफेक्टिवली, मेरे मतलब का कितने साल है, वो इकोनॉमिक लाइफ है। हो सकता है उसके बाद एज सच प्रोडक्शन नहीं करा पर स्क्रैप भी नहीं हो रखा है, छोटे मोटे काम में आ सकता है, तो यूजफुल लाइफ ज्यादा हो सकता है। हमें किस बात को ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है लाइन क्या लिखा है, इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट कितने साल जनरेट करेगा। मेजर का मतलब होता है मोर देन 50%, यहां हमें इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, मोर देन 50%। इसका मतलब है, मान लीजिए एसेट का लाइफ 10 ईयर्स है और मैंने आपको लीज पे दे दिया 8 ईयर्स के लिए, 8 ईयर्स के लिए, तो ये कौन सा लीज हो गया, फाइनेंस लीज। क्यों सर, 10 ईयर्स इकोनॉमिक लाइफ है और मेजर यानी कि मोर देन 50% पीरियड के लिए मैंने लीज पे दिया, तो ये फाइनेंस लीज बोलेंगे। ठीक, टेम्पोररी रेंटिंग जैसा तो केस है ही नहीं, इसलिए वर्ड है। कई बार क्या होता है ना, पूरी लाइफ के लिए दे जरूरी नहीं, इसीलिए वर्ड लिखा है मेजर इकोनॉमिक लाइफ, लगभग कवर हो जानी चाहिए, जरूरी नहीं 10 साल लाइफ है तो पूरा एग्जैक्ट 10 साल के लिए दिया हो। थर्ड है तीसरा है, एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। एसेट कैसा है, स्पेशलाइज्ड नेचर का है, यानी कि ऐसे नेचर का है कि सिर्फ लेसी यूज कर सकता है। जनरली मॉडिफाइड एसेट ऐसे होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लो, मान लो एक हॉस्पिटल है, करेक्ट, उसको चाहिए एम्बुलेंस बहुत सारे। अब एम्बुलेंस नॉर्मल गाड़ी तो हो नहीं सकता, एम्बुलेंस क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नेचर का, मॉडिफाइड, उसमें बेड अलग डाले होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है ना, सैनिटाइजेशन के लिए कुछ रखना पड़ता होगा। तो एम्बुलेंस नॉर्मल गाड़ी नहीं होता, नॉर्मल गाड़ियों में कुछ चेंजेस करके बनाने पड़ते हैं। एम्बुलेंस कौन यूज कर सकता है, सिर्फ हॉस्पिटल। आम इंसान को एम्बुलेंस चलाते हुए देखे हो कि एम्बुलेंस में घूम रहा है फिर रहा है, घर के लिए एम्बुलेंस ले लिया, नहीं, एम्बुलेंस सिर्फ हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं, यानी कि इसका स्पेशलाइज नेचर है। अब मान लो किसी को 10 एम्बुलेंस की जरूरत है, पैसे नहीं है हॉस्पिटल के साथ, मैं फाइनेंसिंग कंपनी, मुझे बोला, मैंने 10 एम्बुलेंस सप्लाई करवा दिया, ठीक, एक का 10 लाख है तो 1 करोड़ रुपीज हो गए। आज की डेट में मुझे कितना देना पड़ेगा परचेज करने के लिए, 1 करोड़। अब बदले में 10 साल तक हमने एग्रीमेंट किया कि लीज रेंटल देते रहेगा 10 ईयर्स के लिए, 15 लाख पर एनम, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने एसेट दिया है ना, वो स्पेशलाइज्ड नेचर का है। स्पेशलाइज्ड नेचर का होने का मतलब ये वो एसेट टेम्पोररी के लिए रेंटिंग नहीं देते हम, ज्यादातर हम किसके लिए स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट बनाते हैं, जब लंबे समय के लिए देना हो, फाइनेंस लीज में देना हो, ऑपरेटिंग लीज में देना हो, तो हम इतना खर्चा क्यों करेंगे, जितना रिटर्न नहीं कमाएंगे उससे ज्यादा तो पैसा लग जाएगा उसको स्पेशलाइज्ड नेचर का बनाने में, ठीक। और दूसरी, स्पेशलाइज्ड नेचर का जो एसेट है वो ये लेसी के काम में तो आएगा, अगर ये लेसी कल को ना यूज करे तो किसी और के काम में जल्दी से नहीं आएगा, जनरल पर्पस यूज में तो उस एसेट को ले नहीं सकते। तो ठीक है, अगर एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का बना के दिया गया है, जो सिर्फ वो एसेट उस लेसी के पर्पस के लिए है, जनरल पर्पस के लिए वो यूज में नहीं आने वाला है, तो क्या मानते हैं, लीज क्या है, फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज के केस में कोई स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट सप्लाई नहीं करता, याद रहेगा क्या।
चलो 3 पॉइंट टिक करा दूं पहले। एक तो ये एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर, ठीक, हमने ये देख लिया और हमने ये देख लिया। यहाँ पे लिखा है टाइटल में नॉट बी ट्रांसफर, बिल्कुल सही, टाइटल ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, ठीक। मेजर इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द लाइफ कवर्ड होना जरूरी है। अब देखना सेकेंड पॉइंट दूसरे नंबर में लिखा है, जो कि हमारा चौथा पॉइंट है, लेसी हैज ऑप्शन टू बाई एसेट। अंत में लेसी के पास ऑप्शन है कि वो ही खरीद लेगा। वैसे वो ना खरीदे तो भाई मेरा एसेट है, लाइफ के बाद जो भी स्क्रैप स्क्रैप है मुझे आएगा। एसेट तो मेरे ही नाम पे है ना, 15 साल के लिए मैंने फाइनेंस करके दिलवा दिया था, अंत में जो स्क्रैप वगैरह है एसेट का जिस कंडीशन में वो मुझे आएगा। कई बार ऐसा एग्रीमेंट होता है कि अंत में जो भी होगा तुम खरीद लेना। लेसी हैज ऑप्शन टू बाई एसेट एट प्राइस सब्सटेंशियली लोअर देन फेयर वैल्यू। अभी डिकोड करेंगे एक एक चीज को, डोंट वरी। लोअर देन फेयर वैल्यू एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड। क्या कहता है, मान लो मैं हूं लेसर, मैंने एसेट दिया लेसी को यूज करने के लिए, और साथ में एग्रीमेंट में क्या लिखवाया कि अंत में जो एसेट पुराना दुराना जो भी बचा रहेगा, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। ऑप्शन टू बाई दिया है, किस प्राइस पे, एट अ प्राइस सब्सटेंशियली लोअर देन फेयर वैल्यू। उस एसेट का उस समय का जो फेयर वैल्यू होगा, मान लो एसेट पुराना हो गया, 10 साल के लिए दिया था, अब मुझे लौटा रहा है, ठीक, उसका फेयर वैल्यू उस समय का क्या है, उस एसेट का 1 लाख है, और मैं बोलूं कि भाई तुम ही रख लो एसेट, 50,000 मुझे दे दो, तो खरीदने का चांस है क्या, बिल्कुल है। क्यों क्योंकि सर वैसा एसेट बाहर में 1 लाख में मिल रहा है, वो तो मैं हूं जो उसको सस्ते में दे रहा हूं। अच्छा सस्ते में ना दूं तो खरीदने का चांस ही नहीं है, वो मुझसे क्यों खरीदेगा, मुझे मेरा एसेट दे देगा, लाइफ खत्म होने के बाद वो बाहर से कहीं से ले लेगा। इसलिए लिखा है सब्सटेंशियली लोअर देन फेयर वैल्यू एंड आगे पढ़ना है, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड। क्योंकि मैं सस्ते में दे रहा हूं, फेयर वैल्यू से कम में दे रहा हूं, इसीलिए रीजनेबली सर्टेन है कि ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, वो खरीदेगा। बार्गेनिंग प्राइस पे मैं एसेट प्रोवाइड कर रहा हूं ठीक, बार्गेनिंग प्राइस पे एसेट प्रोवाइड कर रहा हूं, एसेट का जो एक्चुअल में फेयर वैल्यू है उस समय का, उससे सस्ते में बेच रहा हूं, तो चांसेस है कि खरीद ले। चलो ये तो ये पॉइंट था, ठीक। लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, एट इंसेप्शन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब इसको पढ़ाने के लिए ना एक आध टर्म पढ़ानी पड़ेगी, मिनिमम लीज पेमेंट एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक। अब इसमें एट इंसेप्शन का मतलब क्या है, कौन सा वो घड़ी है जिसको बोल रहा हूं एट इंसेप्शन,
एट इंसेप्शन होता है ताकि जिस दिन एग्रीमेंट साइन हो रहा है, डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट, या फिर कई बार क्या होता है कि हम लीज पे एसेट तो दे देते हैं, लीज स्टार्ट हो गया, पर एग्रीमेंट 2-4-10 दिन बाद बनाते हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा। मान लो आप किसी रेंट पे ले रहे हो, तो कई बार नहीं होता कि रेंट पे ले लिया, पेमेंट वगैरह कर दिया, एग्रीमेंट अभी नहीं साइन हुआ है, 2-4 दिन बाद साइन हो रहा है, पर स्टार्ट तो हो गया ना वो। तो बोलते हैं जिस दिन से प्रोविजन ऑफ लीज स्टार्ट हो गया हो, इनमें से जो भी अर्लियर डेट है, ठीक, यानी कि कहने का मतलब है इंसान वहां पे खड़ा है, मान लो जिस दिन लीज एग्रीमेंट साइन हो रहा है, या कई बार डिले साइन होता है, तो जिस दिन लीज शुरू हो रहा है और उसे क्या लग रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितना होना चाहिए, सब एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल टू, मतलब सर एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल टू, सब्सटेंशियली का मतलब होता है लगभग, ठीक, अराउंड 90% और मोर देन 90% को सब्सटेंशियली में लोग गिन लेते हैं, ठीक है। सब्सटेंशियली का मतलब लगभग एटलीस्ट वर्ड डला है, एटलीस्ट का मतलब सब्सटेंशियली या उससे ज्यादा हो तो बढ़िया, यानी कि लगभग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट या उससे ज्यादा हो तो बढ़िया। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है, पहले ये समझना पड़ेगा हमें, तभी ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। तो ये समझने से पहले आ जाते हैं थोड़ा, फाइनेंस लीज में एक टर्म होता है, देखना ध्यान से, मैं हूं ए, लीज पे एसेट दे रहा हूं, फाइनेंस लीज की बात हो रही है अभी, ठीक है, बी को करेक्ट। उस एसेट के बदले ये मुझे क्या देगा हर एक साल या हर एक मंथ, जैसा भी एग्रीमेंट, लीज रेंटल, पीरियोडिक लीज रेंटल। साथ ही में जब एसेट का लाइफ जितने साल के लिए मैंने दिया है, लीज पीरियड के एंड में ये एसेट मुझे रिटर्न करता है। अब मुझे ऐसा लगता है, मान लो 10 साल के लिए मैंने दिया है नया एसेट, है ना, 10 साल बाद भी उसका 1 लाख वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, पुराने वाले का ये तो मैं मालिक हूं, लेसर हूं, मेरा पैसा लग रहा है तो सोचना मेरा काम है, मुझे ऐसा लगता है। पर ये तो यूज कर रहा है 10 साल के लिए और पेमेंट भी दे रहा है, तो इसको क्या मतलब कि 10 साल बाद एसेट किस कंडीशन में बचे, 10 साल बस इसे यूज करना है। तो कई बार ऐसे यूज कर देगा कि 10 साल बाद ये 10,000 में भी ना बिके, अपना काम इसका हो गया ना, 10 साल का जो एग्रीमेंट था, यूज कर लिया, पेमेंट दिया आपको। तो लेसर कई बार बोलता है कि आप एक काम करो, मेरे एसेट की कुछ मिनिमम वैल्यू है जो फिक्स कर दो, कि उतना रेसिडुअल वैल्यू मुझे मिलना चाहिए, ठीक जैसे कि मैं लेसर हूं और फिक्स करा लिया 1 लाख, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर एसेट लौटाते हो और 1 लाख का रहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप एसेट लौटाते हो और उसका वैल्यू मान लो 20,000 का ही बस बच गया है, ऐसा कंडीशन में आपने दिया है कि बस 20,000 का बिक सकता है, तो ये है गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जिसकी गारंटी मैं मांग रहा हूं कि 1 लाख का एसेट होनी चाहिए उस समय। अगर 20,000 का है तो 80,000 पैसे मांगूंगा कि एसेट के साथ साथ 80,000 रुपए भी दे दो, ठीक। तो इसको बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू विच इज गारंटेड बाई लेसी, लेसी गारंटी दे रहा है कि अंत में जो मैं एसेट दूंगा आपको, आपका एसेट रिटर्न करूंगा, मिनिमम उसकी इतनी वैल्यू रहेगी, नहीं हुई तो ये कंपनसेट करता है ठीक। अच्छा मान लो एक और केस लेते हैं, इंटरेस्टिंग। मान लो एसेट तो मैंने दिया, ये बहुत भला मानुस था, अच्छे से यूज किया 10 साल, मुझे लीज रेंटल भी दिया, अंत में मेरा एसेट लौट आया, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू हमने फिक्स किया था 1 लाख, एसेट बहुत बढ़िया कंडीशन में, ठीक और वो एसेट की वैल्यू है उस समय, क्योंकि ये बढ़िया कंडीशन में था, 1,80,000, तो ये तो रेसिडुअल वैल्यू है जितने में वो अंत में जो वैल्यू है उसकी, गारंटेड ये था, अब ये तो गारंटेड से भी ज्यादा वैल्यू का हो गया। ये तभी होगा जब क्या,
लेसी बहुत बढ़िया तरीके से एसेट को यूज करे। तो ये जो एक्सेस पोर्शन है ना, इसको बोलते हैं अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू, ठीक। अब बताओ, मान लो ये रेसिडुअल वैल्यू है 1,80,000 का अंत में। इसके दो पोर्शन हो सकते हैं, एक गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू जितने की गारंटी दी थी 1 लाख, और उससे एक्स्ट्रा जो आ गया अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 80,000। अच्छा, अंत में ये एसेट इसको मान लो लेसर को चाहिए, ठीक है, अंत में एसेट मान लो लेसी को चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 1 लाख का मेरा एसेट है ना, 1 लाख की आपने गारंटी दी थी, ठीक। सुनते रहना, एक ये जो एसेट है मेरा 1,80,000 का है, तो आप अगर एसेट रखना चाहते हो तो ये गारंटेड अमाउंट तो दो ही, प्लस ये भी दो, यानी कि एसेट की जो मेरी वैल्यू है रेसिडुअल वैल्यू वो प्रोवाइड करो। अब पहला केस 20,000 का एसेट हो जाता तो मैं क्या बोलता, अगर एसेट लौटा रहे हो तो 80,000 साथ में लौटाओ, क्योंकि गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू था 1 लाख। एसेट रख रहे हो तो 1 लाख दे दो मेरा, जितना गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू था। यानी कि इस लेसर को ना लीज रेंटल के अलावा मिनिमम एसेट के लिए कितना पैसा मिलेगा अंत में, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। क्या उससे ज्यादा भी मिल सकता है? हाँ जी सर, अगर एसेट का रेसिडुअल वैल्यू गारंटेड से भी ज्यादा निकले, एसेट तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो जो एक्सेस वाला है ना, दैट इज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। अब आते हैं आपके टर्म पे, मिनिमम लीज पेमेंट। मिनिमम लीज पेमेंट, इसका मतलब होता है इट इज द मिनिमम पेमेंट, बाद में लिखवाऊंगा फाइनेंस लीज का जब आएगा, तो अभी तो बस ये पॉइंट समझाने के लिए कर रहा हूं। इट इज द मिनिमम पेमेंट दैट लेसी पे टू लेसर, है ना। बताओ लेसी क्या क्या देता है? एक तो सर लीज रेंटल देता है टोटल, प्लस अंत में गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू देगा। ठीक है, अब देखो ऊपर की पॉइंट कह रहा है, जो लेसी से मुझे मिलने वाला है लीज रेंटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, उनका अगर मैं प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू करूं तो कितना आनी चाहिए? लगभग आज जो एसेट का वैल्यू है ना, उतना आनी चाहिए। उससे थोड़ा ज्यादा आए तो और बढ़िया, लेकिन लगभग सब्सटेंशियली, और एटलीस्ट का मतलब ज्यादा हो तो बढ़िया, मिनिमम तो उतना चाहिए ही, नहीं तो कोई अपना एसेट क्यों देगा भाई, नहीं देगा। तब हम क्या मानते हैं? फाइनेंस लीज है। ये हम कब सोच रहे हैं? एट इंसेप्शन, स्टार्टिंग में खड़े हो गए, ये दोनों डेट में जो भी अर्लियर डेट है, कि आज मेरा एसेट का जो फेयर वैल्यू है, कम से कम जो लेसी से मुझे मिलने वाला है उनका प्रेजेंट वैल्यू या फेयर वैल्यू के बराबर होना चाहिए। याद रहेगा आपको? बोलो फटाफट से। तो ये था अपना पांचवा पॉइंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा सर? अभी तक हमने लीज क्या होता है ये डेफिनेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ लीज पढ़ा, और साथ ही में फाइनेंशियल लीज का 5 इंडिकेटर्स पढ़े। इन पांचों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? लीज क्या है? फाइनेंशियल लीज है। करेक्ट? आओ तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई फ्लोइंग इनटू आइदर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। कह रहा है ताकि ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है, जरा बताइए। लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज एसेट एट लोअर देन फेयर वैल्यू। कब? ये अंत की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक, एट एंड ऑफ लीज पीरियड। सर ये तो फाइनेंस लीज है, इसमें और क्या लाइन था? एंड इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट ऑप्शन विल एक्साइज। और देख के क्या लग रहा है कि ऑप्शन एक्साइज भी होगा।
इकोनॉमिक लाइफ एसेट का 7 ईयर्स है और लीज टर्म दे दिया 6 ईयर के लिए। क्या मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर हो रहा है? लीज टर्म कवर मेजर इकोनॉमिक लाइफ, हाँ जी सर। तो ये भी क्या है? अच्छा, बट एसेट नॉट एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 का 5 कंडीशन मीट नहीं करना, एक भी मीट हो जाए, मेजर इकोनॉमिक लाइफ कवर्ड हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? फाइनेंस लीज है। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ 6 ईयर है, लीज टर्म 2 ईयर है, तो मेजर इकोनॉमिक लाइफ तो कवर नहीं हो रहा है, ये कंडीशन मीट नहीं कर रहा। लेकिन बट एसेट इज ऑफ स्पेशलाइज नेचर, एसेट स्पेशल नेचर का है, हैज बीन प्रोक्यूर्ड ओनली फॉर द यूज ऑफ लेसी, सिर्फ लेसी ही उसे यूज कर सकता है, किसी और को जनरल पर्पस के लिए एसेट वो यूज में नहीं आएगा, लेसी के पर्पस के लिए ही वो एसेट को स्पेशलाइज बनाया गया है। ये भी सर फाइनेंस लीज का इंडिकेटर था। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बताओ मिनिमम लीज पेमेंट मतलब मिनिमम कितना लेसी से लेसर को मिलेगा, कितना मिलेगा? लीज रेंटल टोटल प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, जितना गारंटेड अमाउंट है उतना तो आएगा। ठीक, अगर उतने का ही एसेट है तो एसेट दे दो मेरा, ठीक है, उससे कम का एसेट रह गया तो एसेट भी दो और पैसा भी दो। अब प्लस बाई चांस तुम्हें एसेट चाहिए रख लो भाई, पर गारंटेड वाला अमाउंट मिनिमम दो। एसेट का दाम गारंटेड से भी ज्यादा होता है तो वो अनगारंटेड पोर्शन हो गया। ठीक है, चलो ये तो जब पढ़ेंगे उस समय तो दोबारा आएगा। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या है? वाई। अब बताओ ये ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस लीज, तो लिखेंगे ये फाइनेंस लीज हो सकता है, ये फाइनेंस लीज हो सकता है कब? जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट एक्स इज सब्सटेंशियली एटलीस्ट सब्सटेंशियली इक्वल्स टू क्या? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट वाई। ठीक है। एक बार आंसर टिक कर लो फटाफट से, टाइम नहीं है अपने पास। हाँ जी, ये फाइनेंस लीज है, देखो फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज है, और चौथा कंडीशन अगर x इज इक्वल टू वाई होता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट सब्सटेंशियली इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। ये कौन सा फेयर वैल्यू? आज का, तब मानेंगे कि ये क्या है, बोलो फटाफट से, फाइनेंस लीज है। चलो ये कवर हुआ। अब आते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन पे। अगर आपको ध्यान हो, मैंने डेफिनेशन टाइप और इंडिकेटर के बाद अगला पोर्शन लिखवाया है अकाउंटिंग ऑफ लीज। अकाउंटिंग ऑफ लीज, इसमें तो ऑपरेटिंग लीज है अब प्लस फाइनेंस लीज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग लीज से, है ना? ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मैंने एक लाइन बोला था, जो बोला था अपने दिमाग में रखना, इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पोररी रेंटिंग ऑफ एसेट। एसेट को रेंट पे लाया, भाड़ा दे रहे हैं, कुछ समय बाद जब एसेट मुझे नहीं चाहिए होगा दे दूंगा ऑनर को। ठीक, एसेट यूज कर रहे हैं भाड़े पे, यही है ऑपरेटिंग लीज, सिंपल भाषा। जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होता है? लेसर का ही होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ होता है, इसीलिए इसका डेफिनेशन कैसा बना है? अदर देन फाइनेंस लीज। ठीक है, जो लीज रेंटल है, ध्यान से देखना, लिखवाने का तो 2 मिनट में लिखवा दूंगा। जो लीज रेंटल है, मान लो मैं कोई एसेट यूज कर रहा हूँ, भाड़े पे भाड़ा दे रहा हूँ, तो दो लोग है ना, एक है लेसर, इसके लिए लीज रेंटल क्या है? इनकम। भाड़े पे किसी को एसेट दे दिया, एसेट के बदले रेंट आ रहा है, रेंट मेरे लिए क्या होगा? इनकम।
अब उल्टा जो भाड़े पे लिया है वो हो गया लेसी, इसके लिए लीज रेंटल एक्सपेंस। ठीक, तो लिखो जरा अकाउंटिंग के लिए स्टेप्स। होता क्या है कई बार, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, अकाउंटिंग का स्टेप बाद में लिखना, पहले मेरा एक एग्जांपल ले लो, या स्टेप छोड़ दो, यहाँ 2-3 लाइन छोड़ दो। ठीक, मान लो एसेट है जो कि 3 ईयर ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं, करेक्ट। लीज रेंटल जो है एसेट का वो कुछ ऐसा हो गया, भाड़ा इक्वल नहीं है। यूजुअली तो क्या होता है, लॉजिकल क्या है, सो लॉजिकल ये है कि लीज रेंटल इक्वल होनी चाहिए, पर कई बार इक्वल नहीं होता है। ठीक, सो अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक ऑफ, एंट्री इन द बुक ऑफ बोथ लेसर एंड लेसी, लेसर एंड लेसी दोनों की ही बुक में अकाउंटिंग एंट्री जरा बताइए। अब यहां देखो, हमने क्या बोला कि लेसर के लिए इनकम है, रेंट रिसीव जो हो रहा है लीज रेंटल, और लेसी के लिए एक्सपेंस है। प्रॉब्लम क्या है कि जब लीज रेंटल इक्वली नहीं होता है, ठीक, अनइवन होता है, तो एएस सजेस्ट करता है कि इनकम एक्सपेंस जो है ना वो बुक करिए एसएलएम बेसिस पे। भले ही लीज रेंटल कुछ और आ रहा है, आप एसएलएम बेसिस पे इनकम बुक कर लो। लेसी को बोलेगा एक्सपेंस बुक कर लो, एक के लिए इनकम है दूसरे के लिए एक्सपेंस। या फिर मान लो एसएलएम बेसिस पे नहीं करना तो अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन, अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन, यानी कि कोई सिस्टमैटिक बेसिस ले लो, जैसे कि यूनिट प्रोड्यूस ले लिया, 3 साल जिस रेशियो में यूनिट प्रोड्यूस होगा उस रेशियो में इसको बांट के। ठीक, अब होता क्या है, अब मान लेते हैं कि एसएलएम बेसिस पे करते हैं, तो 3 साल स्टेट लाइन बेसिस पे करोगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, 1,20,000 है, डिवाइड बाई 3, 40,000। अब लेसर में हूं, 40,000 3 साल इनकम बुक करूंगा, कितना हुआ टोटल इनकम, 1,20,000। रिसीव कितना हुआ है, 1,20,000, पर हर एक साल इक्वल नहीं है। ठीक, इनकम जो बुक में बुक करूंगा और जो पैसे मिले हैं वो इक्वल नहीं है। टोटल में इक्वल है कि 3 साल में मैं इनकम भी दिखाऊंगा 1,20,000 और 3 साल में इनकम रिसीव भी हुआ है 1,20,000, पर जो हर एक साल का इंडिविजुअल ईयर का है वो इक्वल नहीं है। जैसे किसी साल में पहले साल दिखाया इनकम कितना 40,000, मिला सिर्फ 25,000, तो 15,000 क्या है, इनकम रिसीवेबल है, लीज रेंटल रिसीवेबल है। दूसरे साल 40,000 में इनकम दिखाऊंगा, मिला 45, 5,000 ज्यादा मिल गया ना, तो क्या है ये, एडवांस इनकम हो गया, एडवांस लीज रिसिप्ट। थर्ड ईयर देखो, 40,000 मैंने दिखाया इनकम, मिल गया 50,000, तो 10,000 क्या होगा, एडवांस इनकम। अब होता क्या है कि अंत में सब बैलेंस हो जाएगा, कैसे, पहले साल में 15,000 रिसीवेबल था, दूसरे साल में 5,000 एडवांस में रिसीव हो गया, ज्यादा हो गया, 15,000 लेने थे पहले साल में, दूसरे साल में 5 आ गया, तीसरे साल में 10,000 ज्यादा आ गया, तो अंत में तो बैलेंस ही हो जाना है। तो रिसीवेबल और पेबल का अकाउंट क्यों खोले, एडवांस लीज रेंट रिसीव या रिसीवेबल का खोलने की जरूरत नहीं है, उसके बदले एएस सजेस्ट करता है एक लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट खोल लो, तो 2 अकाउंट खोलने की और अलग से अकाउंटिंग करनी नहीं पड़ेगी, अंत में तो अकाउंट बैलेंस ही हो जाएगा, क्योंकि अंत में जितना इनकम बुक किया है उतना ही इनकम रिसीव हुआ है। ठीक, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले लिखिए स्टेप नंबर 1 में रिकॉग्नाइज
इनकम, इनकम किसके लिए होगा? लेसर के लिए। और एक्सपेंस, एक्सपेंस किसके लिए होगा? लीज, रेंट, लेसी के लिए। ऑन, एक नंबर ताकि एसएलएम बेसिस, या दूसरा नंबर अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन। अदर सिस्टमैटिक एलोकेशन, स्टेप नंबर 2, पहले तो इनकम लिखेंगे, इनकम ड्यू करेंगे। दूसरा, जितना लीज रेंट रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर लीज रेंट रिसीव्ड और पेड। रिसीव्ड किसके लिए? लीज रेंट रिसीव्ड होगा भाई साहब लेसर के लिए, लेसर। और दूसरा पेड, पेड किसके लिए होगा? लेसी के लिए। और थर्ड स्टेप, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनकम कुछ और बुक हुआ है, मिला कुछ और है, तो जो डिफरेंस है ना, जैसे खर्चे वाले के लिए क्या होता है? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया तो प्रीपेड, कम पे किया तो आउट स्टैंडिंग। इनकम वाले के लिए कम मिला है तो वो इनकम रिसीवेबल ज्यादा मिल गया, एडवांस इनकम। तो ये डिफरेंस को एक ही नाम दे देते हैं, डिफरेंस शैल बी recorded in lease equalization account, इक्वलाइजेशन जेड ए कर देना, जेसन अकाउंट। और अंत में स्टेप नंबर 4, लीज रेंटल जो है, जो आपने इनकम या एक्सपेंस दिखाया वो पीएल में राइट ऑफ करनी पड़ेगी। राइट ऑफ लीज रेंटल इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो एक क्वेश्चन ये करते हैं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है? एसएलएम बेसिस पे निकाल लेंगे। अदर सिस्टमैटिक बेसिस देगा, मान लो यूनिट प्रोड्यूस दिया तो उस रेशियो में बांट लो इस 1,20,000 का। नहीं दिया तो एसएलएम बेसिस पे। लीज रेंटल ऑन एसएलएम बेसिस क्या हो जाएगा सर? 1,20,000 है, 3 साल का है, डिवाइड बाई 3, दैट इज 40,000 पर एनम। करेक्ट, 40,000 पर एनम है जो हमें बुक करना है। अब दोनों का अकाउंट एक साथ करवाता हूं कि आपको क्लियर हो। मान लो लेसर क्या करेगा, लेसी क्या करेगा? ठीक, लेसर क्या करेगा, लेसी क्या करेगा? पहले साल हमें इनकम एक्सपेंस कितना बुक करना है? वैसे लेसर का बुक देखते हैं। इनकम कितना बुक करना है? 40,000। क्या एंट्री पास करेगा? ड्यू की एंट्री पास करेगा, इनकम ड्यू। ठीक, कि भैया लेसी से 40,000 लेना है, लेसी अकाउंट डेबिट, और ये 40,000 मेरा इनकम है, लीज रेंटल। ये जस्ट इसका उल्टा एंट्री पास करेगा। इसको 40,000 एक्सपेंस बुक करना है तो लीज रेंटल इसके लिए एक्सपेंस है, और लेसर को देना है तो लेसर अकाउंट। दूसरा, जब पेमेंट मिली, पहले साल में कितना पेमेंट मिला? देखो 25,000, एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आए बैंक में। लेसी के अकाउंट को मुझे क्लियर करना है, टू लेसी 40,000 कि भाई साहब लेने थे, चलो लेसी को अकाउंट को हटाते हैं। अब लेने थे 40, मिला सिर्फ 25, 15,000 जो रिसीवेबल है लीज रेंटल उसको
लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे, लाइजेशन अकाउंट। ठीक। थर्ड नंबर में देखो, लीज रेंटल जो है ये हमारे लिए क्या है, 40,000 डाल लेना। हमारे लिए इनकम है, लेसर के लिए पीएल में जाएगा, राइट ऑफ इन पीएल लिख दो। लीज रेंटल डेबिट टू पीएल अकाउंट। इससे हुआ क्या देखते रहना अंत में। इसको कॉपी करके मैं एक चीज बताना चाहता हूं। हाँ, इससे हुआ क्या देखना, ये लेसी से लेसी कट गया है, लीज रेंटल चला गया। फाइनल एंट्री क्या बनी है, तो सर फाइनल एंट्री बनी है, बैंक में आए थे ना 25,000, ये पीएल में हमने इनकम बुक किया है 40,000, ये सर हमने इनकम 40,000 बुक किया पर हमें मिला सिर्फ 25,000। 15,000 इनकम रिसीवेबल है, तो ये लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया हमने। फाइनल एंट्री ये बना। बस 3 हिस्सों में मैंने बांट के जरूर करा दिया, अंत में फाइनल एंट्री यही है कि इनकम हमें बुक करना है एसएलएम बेसिस पे, अमाउंट रिसीव दिखाना है, जो डिफरेंस है उसको लीज इक्विलाइजेशन में डालना है। पर इतना शॉर्टकट एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, एटलीस्ट 3 स्टेप में कोई बच्चा ना कहे कि सर इतना बोरिंग हो गया, ये थोड़ा शॉर्टकट बताओ, छोटा करो। ऐसा कर सकते हो 2 स्टेप में। बैंक अकाउंट डेबिट, लीज इक्विलाइजेशन डेबिट, यानी कि ड्यू की एंट्री मत पास करो, सीधा रिसिप्ट से टू लीज रेंटल। 40,000 लेने थे, करेक्ट, 25,000 आए, 15,000 लीज इक्विलाइजेशन में। दूसरा स्टेप, ये लीज रेंटल को पीएल में भेज दो, लीज रेंटल टू पीएल। अभी भी फाइनल एंट्री वही है, फाइनल एंट्री में वही होना है कि बैंक में जो आया वो बैंक में गया, इनकम बुक हो गया पीएल में, और लीज इक्वलाइजेशन में डिफरेंस चला गया। एक एंट्री करेंगे क्या, नहीं, एक एंट्री करोगे बहुत छोटा हो जाएगा, ताकि ये 3 एंट्री कर लेना, या फिर नहीं हो पाए तो ये एंट्री करना कम से कम। इसमें ड्यू की एंट्री नहीं है, एक ही बार एंट्री पास कर दिया है, सीधा इनकम बुक और रिसीव दोनों। लेकिन कम से कम आपको ये 2 एंट्री करनी पड़ेगी। हो सके अच्छा लगे तो ये 3 एंट्री कर लेना, इंस्टीट्यूट ऐसे करता है। चलो जरा लेसी का बुक देखना। सर इसने एक्सपेंस ड्यू कर लिया, कहाँ गया, एक्सपेंस ड्यू कर लिया। अब जब पे करेगा तो देखिए लेसर अकाउंट डेबिट टू बैंक 25, लेसर को देने कितने थे 40, दिया सिर्फ 25, बचा हुआ क्या है, लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट 15,000। इसके लिए पता है लीज इक्विलाइजेशन क्या है, 15,000 जो नहीं दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह। और इसके लिए लीज इक्विलाइजेशन कैसा है, जैसे कि इनकम रिसीवेबल की तरह।
थर्ड स्टेप बताओ, इसके लिए जब लीज एक्सपेंस था तो पीएल में डेबिट करेगा, राइट ऑफ इन पीएल। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। ठीक है। क्या सर दो स्टेप में एंट्री कर सकते हैं? कर सकते हैं, 100% सही है और सही ही करना चाहिए इंस्टीट्यूट को। 3 स्टेप में कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट 3 स्टेप में करता है, कर सकते हैं। एक ही स्टेप में कर सकता हूं सीधा बैंक और लीज इक्वलाइजेशन और पीएल को डाल के? नहीं, उतना शॉर्टकट नहीं। एटलीस्ट लीज रेंटल का तो एंट्री होना चाहिए जर्नल में कि लीज रेंटल का तो लेजर खुलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, चलो मैं लेसर का बुक, अब ये सेम फर्स्ट ईयर का है, सेकंड और थर्ड ईयर का सेम करना है। लेसर का बुक मैं फिल कर रहा हूँ, लेसी का बुक आपको खुद से करना है। सेकेंड ईयर में अब मान लो 2 ही एंट्री करता हूं मैं, ठीक है। चलो मैं भी आप लोगों की तरह शॉर्टकट ले लेता हूं, ओनली 2 एंट्री। कमेंट में मत लिखना 2 एंट्री कर सकते हैं क्या, 100% कर सकते हैं। सर कमेंट में मत लिखना 3 एंट्री करूं क्या, बिल्कुल करो। एक एंट्री नहीं कर सकते, वो ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। तो मैं भी सिर्फ 2 एंट्रीज कर देता हूं अब आगे, ठीक है। पहला, ड्यू का और रिसीव का अलग अलग ना करके एक ही बार कर देता हूं। दूसरे साल में बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया? 45। लीज रेंटल कितना है? सर सिर्फ 40,000 बुक करना है ना इनकम, तो थोड़ा 5,000 ज्यादा नहीं आ गया? ये क्या है? एडवांस इनकम, लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे। दूसरा, क्या करोगे? लीज रेंटल हमारे लिए इनकम है सर, पीएल में क्रेडिट होगा, तो लीज रेंटल डेबिट टू पीएल अकाउंट। इतना आसान तो है, जर्नल एंट्री कोई मुश्किल है क्या? जर्नल एंट्री आनी नहीं चाहिए, तो इंसान खुद जनरेट कर देता है। ठीक, थोड़ा बहुत साउंड में डिस्टरबेंस हो तो उसके लिए सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का बताओ। सब थर्ड ईयर में मिला है 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंटल। इनकम तो बुक हर एक साल 40,000 ही करना है एसएलएम बेसिस पे, फिर 10,000 ज्यादा मिल गया, वो क्या है? लीज इक्विलाइजेशन। और ये लीज इक्विलाइजेशन क्या है? सर एडवांस इनकम। इनकम जितना दिखाया उससे ज्यादा मिल गया, उसी को बोला जाता है एडवांस इनकम। तीनों साल का हो गया। चलो पीएल में भेजो जरा। पहला एंट्री था, दूसरा एंट्री, ये इनकम को पीएल में बुक करो, लीज रेंटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट बनाए तो कलर चेंज करते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। लीज इक्विलाइजेशन अकाउंट। पहले साल में पता है डेबिट था, डेबिट साइड में लिखोगे 2। देखो पहले साल में डेबिट था, ये रहा, डेबिट साइड में लिखोगे 2, लेसी 15,000। अब देखो 3 एंट्री है तो लेसी नाम से आएगा, 2 एंट्री है तो पता है 2 एंट्री में यहाँ देखो लेसी नाम से लिखना, 2 लेसी, क्योंकि हमें लेना है ना एडवांस हो या जो भी हो। 15,000 हमें क्या लिखा है हमने, लेने हैं। दूसरे साल में 5,000, 10,000। पहले साल में लेने थे 15,000,
दूसरे साल में 5000 दे दिया, तीसरे साल में 10,000 दे दिया, अंत में बताओ टोटल कितना हो रहा है? तो अंत में सर सब बैलेंस हो गया। हाँ जी, तो टोटल करिए, टोटल सर बैलेंस हो गया लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हमें मिला भी 1,20,000 है और इनकम बुक भी 1,20,000 है, तो अंत में तो टैली हो जानी है ना। सिमिलरली जैसे मैंने किया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड और थर्ड ईयर का आप लेसी की बुक में कर सकते हैं, करेक्ट। सेकेंड और थर्ड ईयर का आप लेसी की बुक में कर सकते हैं। कोशिश करना कि 3 स्टेप में जर्नल एंट्री पास करना। थोड़ा आपका जो एक होता है ना टाइम है, तो थोड़ा तरीके से करोगे, सजेस्टेड आंसर में भी देखोगे तो 3 स्टेप में ही जर्नल एंट्री पास होके आएगा, इतना मैं श्योर हूं। ठीक, चलो ये था अपना क्या, ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग, जो कि बहुत आसान है। क्या पढ़ा है ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग में? लेसर, ध्यान से बोलो, और दूसरा है लेसी। सर एक के लिए इनकम है, दूसरे के लिए एक्सपेंस है। इनकम किसके लिए? लेसर के लिए। रेंट कमा रहा है तो इनकम है, जो पे कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है। इतना बस ध्यान रखना है कि मिला हुआ रेंट अगर अलग है, ठीक है, हर एक साल इक्वल नहीं है, तो हमें एसएलएम बेसिस पे इनकम एक्सपेंस बुक करना है। ये अपना इनकम कैसे बुक करेगा? एसएलएम बेसिस पे, या फिर सिस्टमैटिक एलोकेशन बेसिस, जैसे यूनिट प्रोड्यूस हो गया